नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाकू पाठशाला में। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी, फॉर यूपीपीसीएस एंड फॉर बीपीएससी। और जहाँ जहाँ भी स्टेट में एंथ्रोपोलॉजी पूछी जाती है उन सभी स्टेट्स के लिए। और पहले ही लेक्चर में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ क्रोनोलॉजिकल कंसेप्ट, जिससे आपकी कोई भी क्रोनोलॉजी से रिलेटेड या कल्चरल या बायोलॉजिकल एवोल्यूशन से रिलेटेड गलती होने की संभावना बहुत ही कम होगी। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी में जो आप फैक्ट्स डालते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, तभी आप मार्क्स को गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो जो क्रोनोलॉजी का चैप्टर है या कंसेप्ट है वो एक्चुअली टॉपिक 1.a में आता है। और क्रोनोलॉजी में हम आज कोरिलेट करेंगे जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल क्रोनोलॉजी को। यूपीपीसीएस 2020 में एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने के लिए, क्योंकि ये फॉसिल्स की जानकारी देता है और रिलेटिव डेटिंग का एक कंसेप्ट भी बताता है कि हम रॉक्स के जरिए किस तरह से फॉसिल्स की एज को डिसाइड कर सकते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस एंथ्रोपोलॉजी में। देखिए, इस क्वेश्चन में इतना तो नहीं लिखना है जितना मैं बताऊंगा, लेकिन इससे आपके फैक्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे और कल्चरल और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में भी आप इस डाटा का यूज कर सकते हो। व्हाट इज़ जियोलॉजिकल टाइम स्केल? तो दिस इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम बेस्ड ऑन द रॉक रिकॉर्ड ऑफ अर्थ। केवल आपको यही लिखना है। इसके बाद इट स्टार्ट्स विद द आर्कियन ईओन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बारे में आपको लिखना है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4.5 बिलियन टू 2.5 बिलियन ईयर्स एगो। और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। हालांकि इसमें आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, लेकिन हमने एंथ्रोपोलॉजिकल वेबसाइट से ये डाटा लिया है। ठीक है, लेटेस्ट डाटा है और बुक्स के जरिए ऑथेंटिकेटेड डाटा है। वेग डाटा या फिर आप कहें कि विकिपीडिया से हमने इस डाटा को नहीं लिया है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ये चार्ट, और इस चार्ट में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है ये सीनोजोइक एज यानी सीनोजोइक एरा। और ये एरा है मैमल से रिलेटेड, और मैमल्स के अंदर ही आते हैं हमारे ह्यूमंस। और इसीलिए जो फेनेरोजोइक ईओन है, सिनोजोइक एरा है, टर्सरी एंड क्वाटरनरी पीरियड और पैलियोसीन से लेके होलोसीन तक की जो इपो है, ये एंथ्रोपोलॉजी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको गलती नहीं करनी है। बाकी मैंने हालांकि काफ़ी डीप में कवर किया हुआ है मीसोजोइक, पैलियोजोइक, प्रोटेरोजोइक और एजोइक एरा को। तो एजोइक, प्रोटेरोजोइक, मीसोजोइक, पैलियोजोइक एरा को आपको इतना ज़्यादा डीप में वहाँ नहीं लिखना है। ठीक है, आर्कियन एओन में आप एजोइक एरा डालेंगे, जिसमें आप ओरिजिन ऑफ अर्थ बताएंगे केवल। इसके बाद प्रोटोरेजोइक एओन और एरा में आप सिर्फ केवल इतना लिखेंगे। आप भले ही टाइम पीरियड ना लिखें, अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, 3 बिलियन ईयर एगो। तो इसमें आप ऑक्सीजन, प्रोटोजोआ, फर्स्ट एविडेंस ऑफ लाइफ के बारे में लिख सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ पैलियोजोइक एरा की, पैलियोजोइक में आपको केवल इतना ही लिखना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। इसमें कई तरह के पीरियड हैं, लेकिन इतना डीप में नहीं जाना है आपको। आपने सुना भी होगा कार्बोनिफेरस के बारे में, वो आप लिख भी सकते हो चाहो तो, अगर आप याद कर सकें तो कार्बोनिफेरस आप लिख सकते हो। इसका टाइम पीरियड भी आप कब से शुरू हुआ ये लिख सकते हो। और कार्बोनिफेरस में एम्फीबियन डोमिनेट्स थे,
ठीक है, रेप्टाइल का शुरुआत हो चुकी थी यहाँ से। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कैम्ब्रियन पीरियड, अगर आप लिखोगे कैम्ब्रियन तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा इनवर्टिब्रेट्स डोमिनेट करते थे, जैसे कि जेलीफिश वगैरह। इसके बाद फर्स्ट वर्टिब्रेट आए थे ऑर्डोविशियन में, ये आप लिख सकते हो यहाँ पर। डेवोनियन में फिश डोमिनेट करती थी। फर्स्ट एयर ब्रीथिंग एनिमल्स आए थे सिलूरियन में। अगर आप याद कर सकते हो तो आप लिख लीजिए इनको, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद कार्बोनिफेरस में आपको बता चुका हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी सिनोजोइक रहने वाली है। यहाँ पर मीसोजोइक में आप केवल ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस अगर आप याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा। क्रिटेशियस से आर्किक मैमल्स का आना शुरू हो गया था। हालांकि मीसोजोइक को बोलते हैं एज ऑफ रेप्टाइल्स, ये आपको याद रखना है। और फर्स्ट डायनासोर आया था ट्राइसिक पीरियड में, ये आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं, केवल इतना ही आपको यहाँ पर प्रदर्शित करना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है सीनोजोइक, जो एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप पैलियोसीन में लिखाएंगे प्रोजमियंस के बारे में, इओसीन में आप अर्ली मंकीज़ के बारे में, ओलियोसीन में आप लिखेंगे मैमल फैमिलीज एप्स के बारे में, और मियोसीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से शुरू होती है हमारी सुपर फैमिली होमिनॉइड। और होमिनॉइड में आते थे हमारे सबसे ज़्यादा जो पुराने या अर्लीस्ट एंसेस्टर हैं ड्रायोपिथिकस, जिनको अलग अलग नामों से रामापिथिकस और शिवापिथिकस के नाम से भी जाना जाता है। ये उसी पीरियड के हैं और यहीं से दो हिस्से बटे थे, एक थी ह्यूमन वाली लाइन और दूसरी लाइन थी पेंस वाली यानी चिंप्स वाली, और एक थी आपकी ह्यूमन वाली यानी एप्स की लाइन, जिसमें कि आपके ओरांगुटान, गोरिल्ला और चिंपैंजी आते हैं, और दूसरी थी ह्यूमन लाइन जिसमें कि पेलियोसीन में आए थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके बाद प्लेस्टोसीन इपो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लेस्टोसीन इपो आपकी शुरू हुई थी 2.6 मिलियन ईयर एगो, और यहीं से शुरू हुआ था होमोजीनस यानी कि होमो इरेक्टस, होमो हिडलवरेंसिस, होमो निएंडरथलेंसिस, होमो हैबिलस भी इसी में था, और आपका होमो सैपियंस की उत्पत्ति भी प्लेस्टोसीन में हो चुकी थी। और अराउंड 2.09 लाख ईयर्स एगो होमो सैपियंस इस धरती पर आ चुके थे। जो फर्स्ट एविडेंस है वो 2.09 लाख ईयर्स एगो का है, ईयर्स एगो। और अभी जो इपो चल रही है वो है क्वाटरनरी पीरियड की होलोसीन इपो, जिसमें अभी इतना ज़्यादा वेरिएशन या कहना चाहिए इवोल्यूशन अभी विजिबल नहीं है, क्योंकि इवोल्यूशन को मैक्रो लेवल पर विजिबल होने के लिए क्या होना पड़ता है, उसको मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा है सिनोजोइक एरा जिसे एज ऑफ मैमल्स कहते हैं, उसमें टर्सरी और क्वाटरनरी पीरियड की इपोज आपको याद रखनी है। ठीक है, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर रहने वाले हैं। ठीक है, ये आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल हो गया। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि एंथ्रोपोलॉजी में, यानी कि अगर हम फॉसिल्स की बात करते हैं या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंडर में या पैलेंटोलॉजी के अंडर में अगर हम बात करते हैं फॉसिल्स की, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो हमें बताता है रिलेटिव डेटिंग्स के बारे में। ठीक है, और इनके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे आने वाले। अब थोड़ा सा और फैक्ट आपके लिए बता देता हूँ मैं, जिससे आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएं, और मैं उम्मीद करूँगा कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा, काफ़ी फैक्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, इसको कवर अप करने में कई सारे सोर्सेज लगते हैं। ठीक है, काफ़ी मेहनत लगती है, आपका काफ़ी काम सरल हो जाएगा। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी एप्ट कर रहे हो तो आपका बहुत ज़्यादा समय बचेगा। तो सिनोजोइक जो एरा है मैं उसको और ज़्यादा डीपली आपको बता देता हूँ, या आप डायरेक्ट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पैलियोसीन अराउंड 65 मिलियन ईयर्स एगो शुरू हुई थी, प्रोजमियन है ये। ठीक है, इसके बाद इओसीन में आपको बता ही चुका हूँ,
यहाँ पर मंकीज़ आ गए थे। ओलिगोसीन में कुछ एप्स आने शुरू हो गए थे। मियोसीन से होमोनॉइड्स शुरू हुए थे जिन्हें ड्रायोपिथेकस हमारे अर्लीस्ट एंसेस्टर्स हैं। और ये आप याद रख लीजिएगा, ये पूरा टाइमलाइन सीनोजोइक का। इसके बाद हम बात करेंगे थोड़े से कल्चरल और बायोलॉजिकल कंसेप्ट्स के बारे में इवोल्यूशन के। तो इसकी शुरुआत तो होती है मियोसीन से, जिसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ शिवापिथेकस, रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस हैं। ड्रायोपिथेकस अराउंड 12 मिलियन ईयर एगो आया था। अभी तक जो फॉजिल मिला है इसका सबसे ज़्यादा जो ओल्डेस्ट फॉजिल है। पेलियोसीन में ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स थे, जिसमें दो तरह के थे, एक थे आपके रोबस्ट और एक थे आपके इस जो दूसरे आपके थे वो थे आपके ग्रेसाइल और दूसरे थे रोबस्ट। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मेन पॉइंट है वो है होमो हैबिलस के बारे में। होमो हैबिलस अराउंड 2.2 मिलियन ईयर एगो आ चुका था और इसी को बोला जाता है हैंडीमैन, याद रखिएगा। हालांकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस में कुछ कल्चरल ट्रेट्स थे, जैसे कि आग जलाना या जैसे मैं कहूँ कुछ टूल्स बनाना। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, टूल इंडस्ट्री की, तो सबसे पहली इंडस्ट्री थी ऑल्डोवन स्टोन टूल इंडस्ट्री अफ्रीका की, और इसीलिए होमो हैबिलस को बोला जाता है फर्स्ट टूल मेकर। उसके बाद आता है होमो इरेक्टस, जिनका ओरिजिन हुआ था 1.39 मिलियन ईयर एगो, और इन्हीं दोनों से रिलेटेड है आर्कियोलॉजिकल पीरियड लोअर पैलियोलिथिक। और होमो इरेक्टस की जो टूल इंडस्ट्री थी वो थी एक्विलियन स्टोन टूल इंडस्ट्री। लोअर पैलियोलिथिक से रिलेटेड इंडिया में जो इंडस्ट्री है वो है मद्रासियन कल्चरल टूल्स इंडस्ट्री। इसके बाद होमो इरेक्टस का ही एक दूसरा रूप था होमो हेडलबरेंसिस, जिसके अवशेष मॉयर से मिले थे जर्मनी में, और इसीलिए एक जॉ मिला था, इसीलिए से बोलते हैं मॉयर जॉ। ये एक सब स्पीसीज है होमो इरेक्टस की। लेबोलिशियन स्टाइल के जो टूल्स हैं या एवलिलियन टूल्स हैं वो होमो हेडलबरेंसिस से संबंधित हो सकते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी की, जो अभी आपने सुना भी होगा, जिसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है सेंतो पाब्लो को, जो रिलेटेड थी होमो निएंडरथैलेंसिस और डेनिसोवेंस के बीच में। गाइस, कई लोग मानते हैं कि होमो निएंडरथैलेंसिस हमारे एंसेस्टर्स हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे एक डिस्टिंक्ट कजिन्स हैं। और कई अवशेषों या फॉजिल से ये भी पता लगाया गया है कि इस पृथ्वी पर होमो निएंडरथैलेंसिस, डेनिसोवेंस और होमो सैपियंस एक साथ मौजूद थे। होमो निएंडरथैलेंसिस अराउंड 4 लाख से 40,000 ईयर्स एगो थे, और इनसे रिलेटेड जो आर्कियोलॉजिकल पीरियड है वो है मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर। इसमें कई तरह के बरियल रिचुअल्स और मॉस्टेरियन स्टोन टूल इंडस्ट्री, याद रखिएगा मॉस्टेरियन टूल इंडस्ट्री निएंडरथैलेंसिस से रिलेटेड है। और इंडिया में एच.डी. संकालिया ने मिडिल पैलियोलिथिक को पहली बार डिस्कवर किया था फ्रॉम नेवासा, और उसका नाम रखा था नेवासियन टूल कल्चर। इनके बारे में हम प्री हिस्ट्री में डीपली बात करेंगे। अभी मैं आपको पहला वीडियो बता रहा हूँ ताकि आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। ये सब प्लीस्टोसीन एपोक की बातें हैं, जिसे हम आइस एज पीरियड भी कहते हैं, और इसमें ग्लेशिएशंस हुए थे। सबसे लेटेस्ट ग्लेशिएशन था गुंज, उसके बाद मिंडल, और उससे पहले रिज, और उससे पहले बुर्म। ठीक है, या फिर इसके बारे में इतना ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम प्री हिस्ट्री के क्वेश्चंस लिखते हैं तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। हालांकि मैंने इसके बारे में आपको एक अलग से भी बता रखा है कि बुर्म, रिज, मिंडल और गुंज ये पीरियड थे। ठीक है, मैं गलत बता गया हूँ एक चीज़। गुंज जो है वो सबसे पुराना है, उसके बाद है मिंडल, और उसके बाद है रिज, और सबसे लेटेस्ट है वुर्म, लेटेस्ट।
और इसकी एंडिंग के साथ ही क्या हुआ था, इसी की एंडिंग के साथ शुरू हुआ था होलोसीन। ठीक है, तो होमोसेपियंस अराउंड 2 लाख ईयर्स एगो, जिन्हें हम आर्किक होमोसेपियंस बोलते हैं, आ चुके थे, जिसमें कि आर्किक मैंस हैं क्रो-मैग्नन, चांसील्ड और ग्रीमाल्डी। और इनसे रिलेटेड जो कल्चर है वो है अपर पैलियोलिथिक टूल कल्चर, जिसमें जो टूल इंडस्ट्रीज हैं वो है ऑर्गनेशियन, मैगडेलिनियन, सोलुट्रियन। जो ऑर्गनेशियन टूल इंडस्ट्री है वो क्रो-मैग्नन और ग्रीमाल्डी से रिलेटेड है, और चांसील्ड मैन से रिलेटेड है मैगडेलिनियन टूल इंडस्ट्री। इसके बाद अगर हम बात करते हैं होलोसीन, जिसे हम बोलते हैं एंथ्रोपोसीन एपो, यानी कि होमोसेपियंस डोमिनेटेड, ये अराउंड 11,700 ईयर्स एगो या बिफोर क्राइस्ट शुरू हुई थी। और इसमें सबसे पहले आता है मीसोलिथिक पीरियड, यानी मीसोलिथिक पीरियड में क्या है आपका, माइक्रोलिथ्स। देखिए, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा आप टाइम पीरियड से, क्योंकि कल्चरल एवोल्यूशन हर जगह अलग मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि यूरोप में ही केवल ये बहुत ही ज़्यादा पीरियड जो हैं ये डिस्टिंक्ट हैं। बाकी आपको इंडिया में, अफ्रीका में या अमेरिकाज में इनकी अलग अलग टाइमलाइन मिलेगी। ठीक है, इंडिया के लिए प्री हिस्टोरिकल पीरियड में भी डिस्कस करने वाला हूँ अभी थोड़ी देर बाद। तो नियोलिथिक का टाइम पीरियड, जिसे न्यू स्टोन एज बोलते हैं यूरोप में, वो था अराउंड 8000 टू 4000 बीसी। और इसी पीरियड को गॉर्डन चाइल्ड ने कहा था, सर गॉर्डन चाइल्ड ने इसी पीरियड को कहा था नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। और ये शुरू हुआ था इस वजह से क्योंकि इसी पीरियड में एग्रीकल्चर, व्हील और डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था। गाइज, वर्ल्ड का जो सबसे पहला माइग्रेशन हुआ था शायद वो किया गया था होमो इरेक्टस के द्वारा अफ्रीका से, और इसीलिए शायद होमो हिडेलबरेंसिस यूरोप में पाया जाता है, जो एक सब स्पीसीज है होमो इरेक्टस की। न्यूलिथिक के बाद शुरू होता है चाल्कोलिथिक और ब्रॉन्ज। गाइज, जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज थी, वहीं इंडिया में कुछ कल्चर्स जैसे कायथा कल्चर, मालवा कल्चर और अदर कल्चर्स, ये सारी चाल्कोलिथिक थी। और इनका जो पीरियड माना जाता है यूरोप में वो है अराउंड 4000 बीसी टू 1500 बीसी। और उसके बाद शुरू हो जाती है आयरन एज 1500 बीसी टू 600 बीसी। अब थोड़ी आगे बात करते हैं। जो एक डिबेट थी डेनिसोबिन्स और निएंडरथलेंसिस के बीच, उसमें एक लेटेस्ट रिसर्च थी। ए फीमेल हु डाइड अराउंड 90,000 ईयर्स एगो वाज हाफ निएंडरथल एंड हाफ डेनिसोबिन। ठीक है, और इन्हीं चीज़ों के लिए सेंतो पाब्लो को नोबेल प्राइज़ मिला है इस बार। और एक ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि ओल्डेस्ट नोन स्टोन टूल है वो अराउंड 3.3 मिलियन ईयर एगो मिला था कीनिया से। ये फैमिली आप याद कर लीजिएगा, आपको काम आ सकती है। होमोनोइडी, ठीक है, उसके बाद सुपर फैमिली है जो हमारी, और उसके बाद देखिए ये पूरी लाइन जो है वो ह्यूमन से रिलेटेड है। गोरिल्ला, होमिनिनी सब फैमिली से हमसे अलग हो जाते हैं, और जो हमारी फैमिली है होमिनिडी उससे अलग हो जाते हैं ओरेंगुटेंस, जिन्हें पोंक्स बोलते हैं। और सबसे हमारे क्लोज जो कजिन बोले जाएंगे या रिश्तेदार बोले जाएंगे वो हमारे हैं चिंपैंजीज। चिंपैंजीज मनुष्य के सबसे करीब रिश्तेदार माने जाते हैं, बंदर को करीबी रिश्तेदार नहीं माना जाता है। ठीक है, इंडियन प्री हिस्ट्री की बात करते हैं तो लोअर पैलियोलिथिक शुरू हुआ था इंडिया में 2.5 मिलियन ईयर एगो टू 1 लाख ईयर्स एगो, और मिडिल पैलियोलिथिक ये शुरू हुआ था 1 लाख टू 36,000 ईयर्स एगो के बीच में। और इसी को डिस्टिंक्ट किया था इंडिया में सबसे पहले HD संकालिया ने नेवासा से। इसके बाद अपर पैलियोलिथिक शुरू होता है 36,000 टू 9,000 ईयर एगो। मीसोलिथिक 9,000 टू 2,000 BC, नियोलिथिक 7,000 टू 1,500 BC, और चाल्कोलिथिक 4,500 टू 1,000 BC।
मीसोलिथिक की सबसे बड़ी साइट है लंगनाज, जिसके बारे में पहले भी पूछा जा चुका है। लेटेस्ट ग्लेशिएशन पीरियड यानी कि जो प्लिस्टोसीन है, प्लिस्टोसीन इपो में ये आपको क्लाइमेट लिखने के काम आएगा। जब आप होमो इरेक्टस या ऑस्ट्रेलोपिथेकस आपसे पूछे जाते हैं या आपसे लोअर पैलियोलिथिक और मिडिल पैलियोलिथिक के बारे में पूछा जाए या फिर अपर पैलियोलिथिक के बारे में, तो आप ग्लेशिएशंस का क्लाइमेट आपको एक डालना पड़ता है वहाँ पे प्लिस्टोसीन इपो में, तो वहाँ आप लिख सकते हैं इसको। और आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये कब कब हुए थे, उससे और ज़्यादा आप कोरिलेट कर सकते हो और ये चांसेस कम है कि आपकी गलती नहीं होगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होती है बच्चों को लिखने में, वो मैंने दूर करने का प्रयास किया है जो पहली बार ले रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्दी आपके लिए वीडियो ला सकूँ विद कंसेप्ट। अगर कोई कंसेप्ट बोलने में गलती हो गई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सभी सजेशंस वेलकम हैं, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत वर्क करना पड़ता है। मैंने कहीं से भी कोई फालतू का डाटा नहीं उठाया है, सारे डाटा जो है वेरीफाइड हैं, मैंने सोर्सेज भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो कोशिश करूँगा कि सही से सही जानकारी आप तक ला सकूँ जो भी है। और इंडियन प्री हिस्ट्री में, बायोलॉजिकल और कल्चरल एवोल्यूशन में ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एग्ज़ाम टाइम पर, वो आती है फैक्ट भूलने की। तो इस तरीके के वीडियो आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं, आप इनको देख सकते हो। और मैं बस इतना ही कहूँगा, आप लगातार मेरा हौसला बढ़ाते रहिए जिससे कि मैं और वीडियो बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच गाइज़, थैंक यू वेरी मच।